आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं जानने वाले हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम, जिसको हिंदी में कहेंगे भारतीय ज्ञान प्रणाली। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारतीय ज्ञान प्रणाली है क्या और इसकी क्या खासियत है, इसका क्या महत्व है। आखिर इसमें ऐसी क्या खास बात है कि हम इसको पढ़ रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और जब हम भारतीय ज्ञान प्रणाली के बारे में बात करते हैं ना, तो भारतीय ज्ञान प्रणाली दुनिया की सबसे प्राचीन प्रणाली है। क्यों दुनिया की सबसे प्राचीन प्रणाली है? क्योंकि हम कहते हैं ना कि दुनिया का जो सबसे पुराना जो ग्रंथ है कौन सा है? ऋग्वेद। कहाँ बना? भारत में बना। सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी जो है कहाँ पे सबसे पहले आई? भारत में आई। तो भारतीय ग्रंथों में ज्ञान, उसके स्वरूप, जीवन में उसके अनुप्रयोग पर चर्चा की गई है। भारतीय जो ग्रंथ हैं, जो वेद हैं, जो पुराण हैं, जो उपनिषद हैं, उसमें आपको जो भी आपके मन में क्वेश्चन है दुनिया के बारे में, जीवन के बारे में, जिंदगी के उद्देश्य के बारे में, ईश्वर के बारे में, आत्मा के बारे में, सारे जो क्वेश्चन है उसका आंसर जो भारतीय ग्रंथ हैं उसमें हमें मिलता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो भारतीय ज्ञान प्रणाली है ना, बहुत ज्यादा समृद्ध है। जिस समय यूरोप के देश के लोग जंगलों में रहते थे, पेड़ों में रहते थे, वहां उस समय अगर भारत की बात करें तो यहाँ के स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते थे। भारतीय ज्ञान प्रणाली अपने आप में ही जीवन जीने का एक तरीका है। यह व्यक्ति को आत्मानुभूति की ओर ले जाती है और इसके साथ साथ व्यक्ति के अंदर जो कौशल है, जो खासियत है, जो प्रतिभा है, उसका विकास करके उसको भौतिक जीवन के लिए भी तैयार करती है। तो देखिए, भारतीय ज्ञान प्रणाली की क्या खास बात है कि भारतीय ज्ञान प्रणाली व्यक्ति को जो स्पिरिचुअल वर्ड है, जो आध्यात्मिक दुनिया है, उस ओर भी ले जाती है, ईश्वर प्राप्ति की ओर ले जाती है और भौतिक जीवन के लिए तैयार भी करती है। भारतीय शिक्षा प्रणाली ज्ञान, परंपराएं और प्रथाएं मानवता को प्रोत्साहित करती हैं। तो देखिए, भारतीय ज्ञान प्रणाली की जब हम बात करते हैं ना, तो इसकी एक और खास बात है कि किसको प्रोत्साहित करती है? ये मानवता को प्रोत्साहित करती है। तो इसलिए तो अगर हम भारत की बात करें, दुनिया का एक ऐसा इकलौता देश है जिसमें दुनिया के सभी धर्म, सभी संस्कृति के लोग बहुत ही शांति पूर्वक यहाँ पर रहते हैं। भारत के, चाहे हम तक्षशिला की बात करें, नालंदा की बात करें, विक्रमशिला की बात करें, वल्लभी की बात करें, उज्जैनी की बात करें, काशी की बात करें, आदि विश्व प्रसिद्ध शिक्षा एवं शोध के प्रमुख केंद्र रहे हैं, यूनिवर्सिटीज रही हैं, जहाँ पर अगर हम प्राचीन समय की बात करते हैं तो दुनिया भर के बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे, यहाँ पर सीखने के लिए आते थे। उस समय यहाँ पर बच्चों का एंट्रेंस एग्जाम होता था और उसके आधार पर ही बच्चों का चयन होता था। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी जो ज्ञान प्रणाली है कितनी समृद्ध है। दुनिया की सबसे पहली पुस्तक भारत की, सबसे पहली यूनिवर्सिटी भारत की, सबसे पहले जो बड़े हम शिक्षकों की बात करते हैं उनका भी जन्म कहाँ हुआ? भारत में। सबसे पुरानी चिकित्सा प्रणाली वो भी कहाँ पनपी? भारत में। तो यहाँ कई देशों के शिक्षार्थी ज्ञान अर्जन के लिए आते थे। जब हम बात करें कि दुनिया की सबसे पुरानी जो यूनिवर्सिटी है, चाहे हम नालंदा की बात करते हैं, तक्षशिला की बात करते हैं, तो दुनिया भर के बच्चे यहाँ पर ज्ञान अर्जन के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। वैदिक काल में महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रसिद्धि थी। अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर महिला शिक्षा की बात करें तो उसमें भी काफी प्रसिद्धि थी। जैसे हम बात करते हैं, मैत्रेयी की बात करते हैं, गार्गी की बात करते हैं, तो जब हम महिला स्कॉलर की बात करते हैं, महिला विद्वान की बात करते हैं, तो इनका नाम सबसे पहले लिया जाता है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप देखेंगे तो इनके नाम से कॉलेज भी है, मैत्रेय कॉलेज, गार्गी कॉलेज। और अगर हम मेल की बात करें, आर्यभट्ट, चरक, कणाद, वाराह मीर, नागार्जुन, अगस्त्य, भर्तृहरि, शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद जैसे अनेक महापुरुष ने विश्व में भारतीय ज्ञान परंपरा की समृद्धि में अपना अतुलनीय योगदान दिया है। तो इसलिए तो हम कहते हैं कि भारतीय जो ज्ञान परंपरा है इतनी ज्यादा समृद्ध है। इतने जो, चाहे हम वेद की बात करते हैं, पुराण की बात करते हैं, उपनिषद की बात करते हैं,
तो इन सब की रचना भारत में हुई। इसके अलावा एक से बढ़कर एक विद्वान, एक से बढ़कर एक स्कॉलर, चाहे हम आर्यभट्ट की बात करें, चरक की बात करें, सुश्रुत की बात करें, कनाद की बात करें, वराह मिहिर की बात करें, नागार्जुन की बात करें, शंकराचार्य की बात करें, विवेकानंद जी की बात करें, टैगोर जी की बात करें, तो इस तरह से हम देखते हैं एक से बढ़कर एक महापुरुषों ने भारत की धरती पर जन्म लिया है और यहाँ की ज्ञान परंपरा को और ज्यादा समृद्ध बनाया है। तो इंडियन नॉलेज सिस्टम की जब हम बात करेंगे ना, तो यहाँ पर हम वेद की बात करेंगे, यहाँ पर हम गीता की बात करेंगे, श्रीमद् भगवत गीता। और आज के टाइम में हम जानेंगे भारतीय ज्ञान प्रणाली में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, 2020 है, उसमें भी क्या कहा गया है। और लास्ट में हम बात करेंगे इंडियन नॉलेज एंड वर्ल्ड पीस की, भारतीय ज्ञान और विश्व शांति। तो जब हम इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर वेद भी आते हैं, यहाँ पर गीता भी आती है। और आज के टाइम जब हम NEP 2020 की बात करते हैं, तो इसमें भी भारत की जो ये समृद्ध ज्ञान प्रणाली है उसको स्थान दिया गया है। तो सबसे पहले अगर हम वेद की बात करें, तो वेद मानव सभ्यता के लगभग सबसे पुराने लिखित दस्तावेज हैं, सबसे पहले के ग्रंथ हैं। और ऐसा माना जाता है कि वेद ईश्वर द्वारा ऋषियों को सुनाए गए ज्ञान पर आधारित हैं, इसलिए इसको सुना जाता है, इसलिए इसको श्रुति कहा जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखिए कि वेद को क्या कहते हैं, श्रुति भी कहते हैं, क्योंकि वेद का जो ज्ञान है ईश्वर ने ऋषियों को सुनाए थे, ठीक है, ऋषियों ने उसको सुने थे, तो वेद सुने जाते हैं, इसलिए इसको हम श्रुति कहते हैं। सामान्य भाषा में वेद का अर्थ क्या होता है, ज्ञान। इसमें मानव की हर समस्या का समाधान है, दुनिया भर के जो भी आपके माइंड में जो क्वेश्चन है उनका सभी का जो आंसर है आपको वेदों में मिल जाएगा। वेदों में ब्रह्मा या ईश्वर, देवता, ब्रह्मांड, ज्योतिष, गणित, रसायन, औषधि, प्रकृति, खगोल, भूगोल, धार्मिक नियम, इतिहास, रीति रिवाज आदि लगभग सभी विषयों से संबंधित ज्ञान भरा पड़ा है। इसी के आधार पर दुनिया के अन्य ग्रंथ की उत्पत्ति हुई। तो देखिए सबसे पुराना जो ग्रंथ है ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद है, और उसी के आधार पर दुनिया में आपको जितने ग्रंथ मिलेंगे सबका जो स्रोत है कौन सा है, ऋग्वेद। तो वेद की बात करते हैं, चार वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो सबसे पहले अगर हम ऋग्वेद की बात करें, तो ऋग्वेद सबसे पहला वेद है जो पद्यात्मक है। पद्यात्मक का मतलब है कविता के स्वरूप में है, ठीक है। इसमें देवताओं की प्रार्थना, स्तुतियां और देवलोक में उनकी स्थिति का वर्णन है। उसके बाद अगर हम यजुर्वेद की बात करें, तो यजुर्वेद में यज्ञ की विधियां और यज्ञों में प्रयोग किए जाने वाले जो मंत्र हैं उसका वर्णन किया गया है। और जब हम यजुर्वेद की बात करते हैं तो ये पूरी तरीके से गद्यात्मक है। तो आप इनको याद रखिएगा कि जब हम ऋग्वेद की बात करते हैं तो इसमें देवताओं की प्रार्थना, स्तुतियां, देवलोक में उनकी क्या स्थिति है, यजुर्वेद में है यज्ञों की विधियां क्या हैं, यज्ञों में प्रयोग होने वाले मंत्र क्या हैं, उसकी बात की गई। सामवेद की बात करें तो सामवेद को संगीत शास्त्र का मूल ग्रंथ माना जाता है। इस वेद में ऋग्वेद की ऋचाओं का संगीतमय रूप है। सामवेद को गीतात्मक यानी गीत रूप में मतलब इसको कहा जाता है। और अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद का संबंध किससे है, औषधि से है। अथर्ववेद में रहस्यमयी विद्याओं, जड़ी बूटियों और आयुर्वेद आदि का जिक्र मिलता है। तो सामवेद की जब हम बात करते हैं तो वो पूरा संगीतमय है, संगीत शास्त्र का जो जन्म हुआ है सामवेद से। अगर हम औषधि की बात करते हैं, जड़ी बूटियों की बात करते हैं, आयुर्वेद की बात करते हैं, तो उसका स्रोत कौन सा है, अथर्ववेद। और अगर हम गीता की बात करते हैं तो देखिए श्रीमद् भगवत गीता विश्व का एक महान ग्रंथ है। विश्व साहित्य में इसका अद्वितीय स्थान है। इसमें समस्त शास्त्र दुनिया भर के हैं उसका सार है। यह महाभारत के भीष्म पर्व का एक भाग है। हम सबको पता है कि जब हम भगवत गीता की बात करते हैं तो इसमें लगभग 700 श्लोक हैं, जिसमें श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को माध्यम बनाकर मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए उपदेश दिया। इसमें हमें दर्शन के बारे में भी पता चलता है, धर्म, ज्ञान, कर्तव्य, नीति, भक्ति, न्याय, तर्क, ब्रह्म, जन्म, पुनर्जन्म, मोक्ष आदि अनेक जो दार्शनिक समस्या है उसका समाधान किसमें हमें मिलता है, भगवत गीता में मिलता है। और इसमें तीन चीजों पे फोकस किया गया है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की। आपको मोक्ष पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए तीन तरीके हैं, कर्म योग, कर्म करो, ज्ञान, अपने ज्ञान को बढ़ाओ, और भक्ति। इन तीन मार्गों के द्वारा आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें
इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की। तो देखिए 2020 की एक बहुत बड़ी खास बात है कि इसमें जो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा है उसको स्थान दिया गया है। प्राचीन भारतीय ज्ञान और विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तैयार की गई है। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है भारत के सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर 21वीं सदी के शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करना। तो इसमें जो भारतीय मूल्य है, भारतीय संस्कृति है, भारतीय जो ज्ञान परंपरा है उसको स्थान दिया गया है। इस नीति का उद्देश्य ऐसे अच्छे इंसानों का विकास करना है जिसमें करुणा है, दया हो, साहस हो, वैज्ञानिक चिंतन हो, रचनात्मकता हो, कल्पना शक्ति हो और नैतिक मूल्यों का समावेश हो। यह भारत को वैश्विक ज्ञान की महाशक्ति बनाकर एक जीवंत और न्याय संगत समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से सहयोग करेगी। तो देखिए एनईपी 2020 की खास बात है कि इसमें जो भारतीय ज्ञान है, ठीक है, जो भारतीय जो एक समृद्ध साहित्य है उसको यहाँ पर स्थान दिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें इंडियन नॉलेज एंड वर्ल्ड पीस, तो भारतीय ज्ञान परंपरा हजारों वर्ष पुरानी है। और देखिए हमारी जो एक खास बात है भारत की, यहाँ की जो परंपरा वसुधैव कुटुंबकम की, पूरा दुनिया है एक परिवार है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, एकता का भाव निहित है। यही भाव भारतीय संस्कृति का मूल है जो संपूर्ण विश्व को एकता, शांति और बंधुत्व की शिक्षा देता है। एक समय अगर हम देखें, पूरा जो विश्व है, यूरोपियन कंट्री की बात करते हैं, ठीक है, वहां पे आप देखोगे तो एक देश दूसरे देश पर कब्जा, इस तरह की होड़ लगी रहती थी। लेकिन भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ की ये समृद्ध संस्कृति है, वसुधैव कुटुंबकम की दुनिया हमारा एक परिवार की तरह है। भारत के लोगों ने किसी दूसरे देश पर कब्जा ना करके दूसरे देशों से जो जो लोग आए, अलग समय में अलग धर्म के लोग आए, अलग संस्कृति के लोग आए, उनको यहाँ पर स्थान दिया। और आज देखेंगे कि भारत एक मल्टी कल्चर कंट्री है, बहुत सांस्कृतिक देश है, बहुत धार्मिक देश है। यहाँ पर दुनिया भर के संस्कृति के लोग, दुनिया भर के जो अलग अलग धर्म है वहाँ के लोग बड़े आराम से बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के रहते हैं। तो भारत विश्व शांति का अपने आप में एक इकलौता उदाहरण है। भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोग शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के साथ रहते आए हैं। भारतीय साहित्य में भी सर्वहिताय और सर्व सुखाय का संदेश हमें मिलता है। तो इस तरह से हमने देखा कि भारतीय ज्ञान परंपरा कितनी समृद्ध है और इसने संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन किया है। हमारे जो वेद हैं दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथ हैं, दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी हमारी, हम तक्षशिला की बात करते हैं, नालंदा की बात करते हैं, ठीक है। जिस समय दुनिया के बाकी देशों के लोग जो थे गुफाओं में रहते थे, पेड़ों में रहते थे, आदिवासी जीवन बिताते थे, उस समय जो भारतीय जो छात्र थे यूनिवर्सिटीज में पढ़ते थे, एक से बढ़कर एक जो ऋषि मुनि थे, जो विद्वान थे, वो बच्चों को पढ़ाते थे। तो यही हमारी जो ज्ञान परंपरा है, तो एक समृद्ध ज्ञान परंपरा है। इसलिए हम कहते हैं कि भारत में वो सारे लक्षण हैं जिससे हम विश्व गुरु बन सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।